नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ हो गई कि वोट चोरी और चुनाव आयोग पर इंडिया अलायंस एकजुट है, लेकिन सीएम चेहरा और लीडरशिप के सवाल पर अभी भी गठबंधन में एकमत नहीं। राहुल गांधी सवाल घुमाकर जवाब दे रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के सांसद अखिलेश सिंह तेजस्वी को सीएम फेस बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि बिना चेहरे के मैदान में उतरेगा क्या इंडिया ब्लॉक। आप रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरीके से गोलमेल जवाब देकर इस पूरे मामले को टालने की कोशिश हो रही है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाना है। लेकिन अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी पर राहुल गांधी से सीधा सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब को घुमा दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जाहिर है बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर राहुल के गोलमोल जवाब से सियासत गर्मा गई है। आने वाले समय में किसी न किसी अवसर पर एक ना एक दिन कांग्रेस वर्सेस आरजेडी होनी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तेजस्वी को ही सीएम चेहरा मानते हैं। सीएम फेस को लेके काहे का कंफ्यूजन रहेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होंगे। कॉन्फिडेंट है आप लोग की? कॉन्फिडेंट क्या, यही होना है, पहले से भी वही। अब एनडीए के नेता महागठबंधन खासकर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं बना रहा है। एक और तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में कंफ्यूजन है, दूसरी ओर आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है। लीडरशिप पर विवाद नहीं है और यह पहले ही तय है कि अगला बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी का घुमावदार जवाब कांग्रेस की मजबूती के साथ ही संतुलन साधने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है। लेकिन इस गोलमोल जवाब ने महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस के अंदर के कंफ्यूजन को भी उजागर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, अररिया से सतीश, मोतिहारी से अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको दे, जहां बोचहा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने मंच से संबोधन के दौरान एक संभावित प्रत्याशी का नाम लेकर लोगों से उन्हें सहयोग करने की अपील कर दी। इसके बाद दूसरे अन्य संभावित उम्मीदवार गुस्से में आ गए और मंच पर ही हंगामा होने लगा। उनके समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखे। स्थिति को बिगड़ता देख डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बीच बचाव करना पड़ा और मंच से ही वो लोगों को समझाते हुए दिखे। हालांकि अंत में स्थिति को देखते हुए राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने लोगों से माफी मांगी, तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। मंच से संबोधन दे रही थी धर्मशिला गुप्ता और उन्होंने पूर्व विधायक और वर्तमान संभावित प्रत्याशी बेबी कुमारी का नाम लेकर लोगों से उन्हें जिताने की अपील की, जिसको लेकर बाकी के अन्य संभावित प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई और संभावित प्रत्याशी गीता देवी ने इसको लेकर मंच से ही हंगामा शुरू किया। वहीं उनके समर्थक भी आपस में भिड़ते हुए दिखे। विरोध में नारेबाजी की गई और स्थिति वहां पर तनावपूर्ण होती हुई दिखी। और इसके बाद देखिए किस तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने माइक पकड़कर लोगों से शांत रहने की अपील की और धर्मशिला गुप्ता ने मंच से सबसे माफी मांगी और उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। धर्मशिला शर्मा जी आपने स्वीकार लिया कि हमसे टंग किसिंग हो गया है, इसलिए मैं माफी मांगती, इसलिए उनके तरफ से मैं भी माफी मांगती हूँ कि हम लोग सब एक हैं। सब एक हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि आप लोग उग्र हो गए?
उन्होंने कह दिया था कि आप यहाँ के उम्मीदवार बेबी जी हैं, आपको कुछ देने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, इसलिए आप लोग को लगा कि अप्रत्याशी उन्हें घोषित कर दिया गया एक तरह नहीं ऐसा नहीं लगा। एक चीज बता दे, मेरा सक्षम नेतृत्व मिल करके अभी कोई प्रत्याशी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, नेतृत्व हमारा सक्षम है, मिलके बात करेंगे। और कुछ लोग एनडीए गठबंधन में एक सैनिक की तरह उसका कार्यकर्ता काम करता है, यहाँ पर कोई इस तरह का भेद नहीं। और अगली खबर दरभंगा से कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। यात्रा की तैयारी में जुटे थे कांग्रेस के नेता। वोटर अधिकार यात्रा के बैनर लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी और मोहम्मद नौशाद के बीच में मारपीट हुई। मंच के सामने बैनर लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और मस्कूर अहमद उस्मानी को डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज हो रहा है। देखिए, बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया। एक तरफ बीजेपी में संभावित नाम को लेकर बवाल मचा, दूसरी तरफ दरभंगा में कांग्रेस में भी मारपीट हो गई और दो लोग आपस में भिड़ते हुए दिखे। बैनर लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। और अब बात बुलेटिन में अमित शाह के बयान की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध करने पर विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। शाह ने कहा कि कभी लालू प्रसाद को बचाने वाले, बिल को फाड़ने वाले राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। शाह के जोरदार प्रहार पर सियासी तल्खी भी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर किस तरीके से हमलावर हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश की सियासत इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर खूब हो रही है। विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान ने सियासी तपिश को और भी गर्म कर दिया है। दरअसल राजनीति से भ्रष्टाचार की विदाई के लिए यूपीए की तत्कालीन सरकार के समय भी एक अध्यादेश लाया गया था, जिसकी कॉपी राहुल गांधी ने सरेआम फाड़ दी थी और नैतिकता का हवाला दिया था। अब जब 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। शाह ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त लालू प्रसाद को बचाने के लिए उस समय अध्यादेश की कॉपी तब राहुल गांधी ने फाड़ दी थी, लेकिन आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले मिल रहे हैं। परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोप लगाने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हैं, तो बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी बताकर तंज कस रही है। तो राहुल गांधी जी आपने संसद में प्रतीक के रूप में अध्यादेश फाड़ा था, आज भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए हैं। विशेष करके वो दल जो राजनीति को पारिवारिक विरासत समझते हैं, पारिवारिक व्यापार समझते हैं, वैसे दल जेल से ही राज चलाने में विश्वास रखते हैं। जबकि कांग्रेस 130वें संविधान संशोधन को विपक्ष पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार की रणनीति का आरोप लगा रही है और आरजेडी के नेता भी कांग्रेस की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। ये कानून बनाया इसीलिए जा रहा है कि या तो आप भाजपा में आइए या फिर आप जेल जाइए और अपनी कुर्सी गंवाइए। जो लाया गया है ये कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के मंत्री को साधने का माध्यम बनेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये सभी लोगों ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति न करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विधेयक लाया है, उसका विपक्ष विरोध कर रहा है।
जबकि पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री को भी राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ अपना नाम विधेयक में जुड़वाया है, जिसके तहत प्रावधान है कि भ्रष्टाचार में आरोप पाए जाने पर 30 दिन हिरासत में रहने, 5 साल या उससे अधिक के सजा के प्रावधान होने पर 31वें दिन संबंधित नेता पदमुक्त माने जाएंगे। केंद्र सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया है और इसी पर सियासत गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग लगातार तेज हो रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर आज फिर निशांत कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के इस मांग पर विचार करने की उन्हें सलाह दी है। वैसे निशांत पर आखिरी फैसला सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। सवाल है कि क्या कार्यकर्ताओं की मांग को आगे रखेंगे नीतीश, क्या उसके आगे झुकेंगे नीतीश? इस खास रिपोर्ट में देखिए। ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार। ये स्लोगन लिखा पोस्टर लगा है पटना के जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के समर्थन में, जिनके सियासत में कदम रखने की मांग काफी लंबे समय से की जाती रही है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर है और इसके साथ जो बातें लिखी गई वो बेहद महत्वपूर्ण है। ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। पोस्टर में लिखा है जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। पोस्टर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी की मांग है कि निशांत कुमार सियासत में जरूर आएं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी कार्यकर्ताओं के सुर में सुर मिला रहे हैं। हम तो उम्मीद यह करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि कदम ताल मिला करके उस सुंदर दृश्य का अवलोकन बिहार की जनता करे। निशांत को लेकर पार्टी के अंदर ही नहीं बाहर से भी मांग उठने लगी है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए, उसमें फैसला नीतीश जी ले सकते हैं। निशांत, जिसका अर्थ होता है बेहद शांत रहने वाले। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहले तो सियासी बयान देने से बचते थे, पर अब मीडिया के सवालों के साथ विपक्ष को जवाब भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, पर खुद की सियासी एंट्री पर कुछ नहीं बोलते। वैसे निशांत पर अंतिम फैसला खुद सीएम और निशांत के पिता नीतीश कुमार ही लेंगे, लेकिन सवाल है कि सीएम नीतीश पर कार्यकर्ताओं का दबाव कितना काम करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चुनावी साल में सीएम ने फिर से सौगातों की बारिश कर दी है। राजधानी पटना को सीएम ने 1024 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया और ये योजनाएं धरातल पर उतरी तो पटना शहर का कायाकल्प हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने पटना में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने करीब 1024 करोड़ की योजनाओं का पटना शहर को तोहफा दिया। ये योजनाएं धरातल पर उतरती हैं तो पूरे पटना शहर का कायाकल्प हो जाएगा। सीएम ने 196 करोड़ 80 लाख की लागत से पटेल गोलंबर के इको पार्क के पश्चिमी छोर तक और इको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपेंटाइन नाले पर भूमिगत नाला के साथ 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। 328 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से पटना शहरी क्षेत्र में बिजली के संरचनाओं के आधुनिकीकरण के तहत बिजली के तारों को भूमिगत करने की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 30 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रावासों का जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण का कार्य का शुभारंभ किया। 48 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से गांधी मैदान के नजदीक पटना हाट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 52 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से मंदरी नाला पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने हेतु
संपर्क पथ के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। 387 करोड़ 40 लाख की लागत से गंगा नदी के किनारे दीघा से गांधी मैदान के बीच जेपी गंगा पथ के दोनों तरफ लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना का शिलान्यास किया। फिर 12 करोड़ 38 लाख की लागत से सभ्यता द्वार के कलेक्ट्रेट घाट तक विचरण पथ के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया। सीएम ने न्यूटन छात्रावास के छात्रों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और हॉस्टल के पुराने दिनों की याद ताजा की। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए पटना में एक साथ कई योजनाओं का शुभारंभ किया। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात आसमानी आफत की करेंगे। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ लोगों के लिए आफत बन चुकी है। लोगों के आशियाने और फसल पानी में समा चुके हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग सहमे हुए हैं। आपको इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें खौफ की, ये तस्वीरें डराने वाली। नालंदा में नदी का रौद्र रूप देखकर हर कोई सहम गया। हिलसा के कई गांवों में बाढ़ से दहशत है। बाढ़ में लोगों के आशियाने और किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। लोकाइन नदी उफान पर है और बांध को बचाने का प्रयास शुरू हो गया है। जियो बैग की मदद से लोग नदी के तटबंधों को बचाने में लगे। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के हिलसा में, जहां देख सकते हैं इस सोहरापुर गांव के पास जो है यहाँ पर जो है बाढ़ के पानी के कारण जो है लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जो है कई जगह कटाव हुआ है। और यही कारण है कि अब जो है यहाँ पर मजदूर जो है बोरा जो है मिट्टी भर के जो है यहाँ पर लगाने में जुटे हुए हैं। आरा में भी गंगा नदी उफान पर है। शाहपुर के दामोदरपुर पंचायत का जवनिया गांव गंगा के कटाव में विलुप्त हो चुका है। गांव के सैकड़ों घर भी नदी में विलीन हो चुके हैं। गांव के हजारों की आबादी बांध पर शरण लेने को मजबूर है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत के जवैनिया गांव में कुदरत का कहर देख लीजिए। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस तरह से मां गंगा इस गांव से नाराज हो गई, जहां की यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी तक गांव हुआ करता था, जहां की हजारों गांव के घर हुआ करते थे। वो घर पूरी तरह से मां गंगा की गोद में समा गए हैं। और सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर काफी कम है, लेकिन कोसी का कहर अब भी जारी है। बलवा पंचायत वार्ड संख्या 13 के लालगंज गांव में भी कटाव शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोसी बराज से 1,34,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया है। पटना के दनियावा प्रखंड के खरभैया पंचायत के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एमन बीघा गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोकाइन और करुआ नदी जुड़े पाइप का बांध टूटने से एमन बीघा पूरी तरह जलमग्न हो गया। कटाव के कारण करीब 100 घरों में नदी का पानी घुस गया। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हैं। भागलपुर के नवगछिया में इस्माइलपुर बिंदु टोला बांध पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बार बार इस बांध का बड़ा हिस्सा कटकर गंगा में समा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग बांध को दुरुस्त करने में लगी है। लगातार कटाव विरोधी कार्य जारी है। बाढ़ के पंडारक में सरहन डैम से कई पंचायतों में खेत जलमग्न हो गए हैं। 12 से ज्यादा गांव के लोग बाढ़ से परेशान हैं। पानी के तेज बहाव की तस्वीरें हाहाकारी हैं। बाढ़ और बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया। हर तरफ बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश और बाढ़ ने बिहार के आधे से ज्यादा जिलों में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कहीं सड़कें नदी बन गईं, तो कहीं कटाव से गांव का गांव उजड़ रहा है। लोग बाढ़ में अपने आशियाने और फसलों को डूबते देखने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब खबर छपरा से है, जहां छपरा में ऑर्केस्ट्रा की वजह से एक एम्बुलेंस करीब 30 मिनट तक जाम में फंसी रही और इस दौरान एम्बुलेंस में बीमार मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। लेकिन डांसर्स के ठुमके देखने के चक्कर में किसी ने रास्ता खाली करने को लेकर जरूरी नहीं समझा। वहां पर उस वक्त हालात क्या थे, पूरा ये मामला क्या है,
इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर छपरा के जनता बाजार की है। जहां सड़क पर चल रहे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम की वजह से करीब 30 मिनट तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। इस दौरान एम्बुलेंस में गंभीर रूप से बीमार मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। हैरानी और शर्म की बात तो ये है कि डांसर्स के ठुमके देखने के चक्कर में किसी ने एम्बुलेंस को रास्ता तक नहीं दिया। दरअसल महावीरी अखाड़ा के जुलूस के दौरान ऑर्केस्ट्रा देखने को लेकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसकी वजह से सड़क जाम हो गया। एम्बुलेंस के बार बार सायरन बजाने के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑर्केस्ट्रा के शोर में एम्बुलेंस की आवाज को अनसुनी किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या डांस के लिए मरीज की जान ले लेंगे? पहले डांस जरूरी है या फिर मरीज की जान? एम्बुलेंस के सायरन के बाद भी किसी ने रास्ता खाली क्यों नहीं किया? मस्ती के लिए किसी जान को आफत में डालना उचित है क्या? सड़क पर सरेआम फुहड़ता के दौरान पुलिस कहां थी? अगर मरीज को कुछ हो जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस जनता बाजार के पास के अस्पताल जा रही थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और पटना से एक बड़ी खबर आपको दे। इंद्रपुरी में लोगों ने हंगामा किया, अटल पथ को जाम किया गया, पुलिस पर लाठी डंडे से हमला किया गया है। पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। लक्ष्मी और दीपक को इंसाफ देने की मांग उठी। बंद कार में मिली थी लक्ष्मी और दीपक की लाश। पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी दिखी। अटल पथ जाम होने के बाद गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर दिखी। इंद्रपुरी में लोगों ने हंगामा किया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस कर्मियों को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी यहां से भागते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मी और दीपक को इंसाफ देने की मांग उठाई गई। बंद कार में दोनों की लाश मिली थी और अब तक जब पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकी है तो लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। इसी बात को लेकर अटल पथ पहुंचे थे, जहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, पुलिस को टारगेट किया गया और इन सब के चक्कर में वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। और वहीं एनडीए मिशन 2025 में जुट चुका है। लगातार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आपको अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। मुजफ्फरपुर के बोचहा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री केदार गुप्ता, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता सहित कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोतिहारी की है। मोतिहारी के नरकटिया विधानसभा, जहां पर एनडीए की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू, लोजपा, बीजेपी, आरएलएम और हम पार्टी के नेताओं की मौजूदगी रही। तीसरी जो तस्वीर है जमुई से है। जमुई विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे शामिल हुए। और समस्तीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। चौथी जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो समस्तीपुर की है। उजियारपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन बीजेपी ने किया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। जीत के मंत्र को लेकर यहां पर बात हुई। और वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की जनता ने नकार दिया और उनके अभियान की हवा निकल चुकी है। बयान आपको सुनवाते हैं। देश के मतदाता और विशेष करके बिहार के मतदाता ने इनके इस आरोप को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। और जो राहुल गांधी जी एक माहौल बनाने का प्रयास बिहार में कर रहे थे, उनका हवा निकल गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि उनका शुरू में ही यहां के मतदाताओं ने टायर पंचर कर दिया।
और वहीं बिहार में राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी निशाना साधा। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार में कोई कितना भी घूम ले, पदयात्रा कर ले, किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं। और देखिए, एक तरफ वोटर यात्रा चल रही है महागठबंधन की, दूसरी तरफ इसको टारगेट किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, और नीतीश कुमार के काम के आगे सब कुछ फीका है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं, सुनते हैं। ना सर, एक नया पैसे का प्रभाव नहीं चलेगा, चाहे मोटरसाइकिल से घूम जाए, पैदल घूम जाए, एक नए पैसे का प्रभाव नहीं होगा। बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी सहायता की है, उस आधार पर महागठबंधन के नेताओं के घूमने और फिरने या यात्रा करने से कोई मकसद उनका नहीं पूरा होने वाला। और वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने 2011 में माओवादियों से जुड़े एक फैसले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की है वो बिल्कुल उचित की है, और उनकी सोच और पूरे माओवाद के बारे में उनका जो एक लगाव है अप्रत्यक्ष रूप से, वो इस निर्णय से स्पष्ट है कि जिस तरह की नीतियां फॉलो होती हैं उसमें एक क्रांतिकारिता बढ़ेगी। ये जज का काम नहीं है कि नीति सही है गलत है, नीति बनाने का काम सरकार का है। नियो लिबरल शब्द, बाकी शब्द, कैपिटलिस्ट, बहुत कड़े कड़े शब्द हैं जो माओवाद से बहुत प्रभावित लगते हैं। धन्यवाद मित्रों। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित शिक्षकों की सूची घोषित कर दी गई है, जिसमें बिहार के 3 शिक्षकों को जगह मिली है। ये गौरव प्राप्त हुआ किशनगंज के प्राथमिक विद्यालय सुहागी की शिक्षिका कुमारी निधि, सैनिक स्कूल नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार और सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के शिक्षक दिलीप कुमार को सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों का चयन ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद प्रेजेंटेशन के आधार पर किया गया। राष्ट्रपति 5 सितंबर को सम्मान स्वरूप इन्हें 50,000 एक मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे।